नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि खबर देहरादून से है, जहां अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले मुख्यमंत्री आवास में अक्षत वितरण टोली के सदस्यों ने सीएम धामी को भेंट दिया। भेंट में अयोध्या से लाए गए पूजित अक्षत, श्री राम मंदिर का चित्र, निमंत्रण पत्र भेंट किए गए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री राम आगामी 22 जनवरी को श्री अयोध्या धाम में नव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे, जब पूरे देश में धूमधाम से अक्षत कलश यात्रा संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को हम सब प्रभु श्री रामलला को भव्य मंदिर में विराजमान होते हुए देखेंगे। खबर लक्सर से है, जहां गन्ना मूल्य घोषित किए जाने और बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा राशि बढ़ाकर दिए जाने की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लक्सर में किसान सम्मान यात्रा निकाली गई। यात्रा में हरीश रावत के साथ कलियर विधायक फुरकान अहमद झगड़ा, मैंगलोर विधायक वीरेंद्र जाती और कई प्रांतीय स्तर के कांग्रेस पदाधिकारी भी शामिल रहे। यात्रा लक्सर के बालवाली तिराहा से शुरू होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तहसील मुख्यालय पहुंची। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार धोखा दे रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कांग्रेस गन्ना किसान दुखी है और कांग्रेस पार्टी किसान की आवाज़ उठा रही है। गन्ने का भाव घोषित नहीं किया गया, किसान परेशान है, पर्ची पर कोई भाव घोषित नहीं है। जब तक कि वो उचित भाव उस पर मूल्य महंगाई के हिसाब से घोषित नहीं होगा, हरीश रावत जी के नेतृत्व में हम सब लोग कांग्रेस पार्टी एक जन आंदोलन चलाती रहेगी। आज लक्सर में क्या है, आने वाले वक्त में हम उत्तम चीनी मिल अली बरेडी के आसपास इस धरना आंदोलन को करेंगे। पूर्ण तरीके से भाग लिया, सारे हमारे नेतागण भी आए, विधायकगण आए, पूर्व विधायकगण आए। मैं सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और ये किसान के मन में जो आग धधक रही है वो आग है। आपने पहले किसान का फसल चौपट हुई, उसका मुआवजा नहीं दिया भी तो नाम मात्र का दिया, जहाँ दिया भी जो है। फिर लोगों को पेस्टिसाइड नहीं मिला, उनका गन्ना बर्बाद हुआ। खाद नहीं मिली, गेहूं में समय पर खाद नहीं दे सके, डीएपी आदि नहीं मिला जो है। और अब किसान को जो है गन्ने का उसका उत्पाद है, आपने 2 महीने हो गए तुमको पिराई सत्र जारी रखे हुए, और इस 2 महीने के अंदर तुम खरीद मूल्य निर्धारित नहीं कर पाए हो गन्ने का। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नवनियुक्त संचार प्रभारी डॉक्टर चयनिका उनियाल ने प्रदेश प्रवक्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने देश और राज्य के कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट का एजेंडा तैयार किया गया है। कांग्रेस संचार प्रभारी चयनिका उनियाल से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, आइए सुनते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी भी एक्टिव मोड पे नज़र आ रही है। लगातार बैठकों का दौर नज़र आ रहा है कांग्रेस पार्टी में, और आज एक बैठक ली गई और जिसकी अध्यक्षता खुद चयनिका उनियाल जी ने की, जो कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर है। मैम, आज बैठक ली गई, किस तरह की चर्चा की गई कि किन मुद्दों पे जो लोकसभा चुनाव है वो लड़ी जाएंगे? देखिए, आज जो चर्चा थी वो संगठनात्मक चर्चा थी कि वर्तमान में हम कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, क्योंकि मेरा ये इरादा था कि मैं चूँकि देहरादून में हूँ और देहरादून टिहरी लोकसभा में आता है, तो टिहरी लोकसभा में से जो भी हमारे पास में प्रवक्ता हैं उनके साथ चर्चा हुई कि वर्तमान में क्या हमारा संगठनात्मक ढांचा है मीडिया का, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या फर्दर हमें काम करना चाहिए, और क्या मुद्दे हो सकते हैं, क्या मुद्दे हैं, जनता के सेंटिमेंट्स क्या हैं, उनको समझने की कोशिश की। तो एक जो संगठनात्मक जो हमारे पास में एक दिशा निर्देश था, उन्हीं सब बातों पे उसके ऊपर चर्चा हुई है। मैम, अगर बात की जाए तो भाजपा का इस बार एजेंडा लग रहा है मेन जो राम मंदिर रहेगा, तो किस तरह से तोड़ा जाएगा? क्योंकि करोड़ों लोगों की श्रद्धा उससे जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो वोट परसेंट है उस तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस के पास इसका तोड़ क्या रहेगा? कौन कौन से मुद्दे लेके जाएगी इस बार? देखिए, मुझे लगता है कि राम सबके लिए श्रद्धेय हैं। ऐसा नहीं है कि राम किसी के लिए श्रद्धेय नहीं है। जो भी हिंदू धर्म में आस्था रखता है उसके लिए भगवान राम हो,
या और भी जो भगवान है हमारे लिए सभी श्रद्धेय हैं। पर जब राजनीति की बात आती है तो धर्म श्रद्धा का विषय है, राजनीति का विषय नहीं रहा है कभी भी कांग्रेस के लिए। तो हमारे लिए जो मुद्दे हैं वो जनता के हित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए कि जो युवा हैं उनको रोजगार मिले, जो किसान हैं उनको उनका हक मिले, जो महिलाएं हैं उनको एक सुरक्षित और संवेदनशील वातावरण मिले और आगे बढ़ने का मौका मिले, उनका सशक्तिकरण हो। तो जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो हमारे लिए मुद्दे हैं। हमारे लिए मुद्दे ये हैं कि जो मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग है उसको भी जो है पैसा कमाने के मौके मिले। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ चंद व्यापारी जो है वो पैसा बना करके अमीर होते जाएं और बाकी लोग गरीब होते जाएं। तो हमारे लिए मुद्दे जनता के जुड़े हुए मुद्दे हैं और यही राजनीति के मुद्दे होने भी चाहिए। मैम अगर बात की जाए उत्तराखंड की, आप जिस तरह से आपने बताया कि आप उत्तराखंड की रहने वाली हैं, तो आपको क्या लगता है जो लोकल मुद्दे हैं किस तरह से उन्हें जन जन तक पहुंचाया जाएगा ताकि जो लोकसभा सीट है तो लोगों का मन जीता जा सके? देखिए, मैं उत्तराखंड की रहने वाली नहीं हूँ, पहले तो मैं क्लियर कर दूँ। हाँ, मेरे 4 फादर उत्तराखंड से रहे हैं। मैं राजस्थान में ही पली बड़ी हूँ और राजस्थान से ही मैंने अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी। उत्तराखंड से चूँकि लगाव है क्योंकि 4 फादर यहीं से गए हैं वहाँ। उत्तराखंड में आती रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं आई हूँ। मैं युवा कांग्रेस की भी यहाँ पर बाहर ही रही हूँ जब मैं यूथ कांग्रेस में ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी थी। अभी मैं आई हूँ, अभी मैं वर्तमान परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर रही हूँ और निश्चित रूप से जो मुद्दे हैं और जो जनता के मुद्दे हैं स्पेसिफिकली हम उनको ज़रूर उठाएंगे। क्योंकि उत्तराखंड से आती हूँ तो मुझे लगता है मेरे अपने ख़ानदान में बहुत सारे लोग आर्मी में हैं। तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि किस तरीके से युवाओं का जो सपना था एक रेगुलर सैनिक बनने का, उनको एक जो कहते हैं ना भाड़े का सैनिक बना करके छोड़ दिया आपने कि वो सिर्फ 4 साल के लिए जो है आपका अग्निवीर बन के रह जाएगा। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड की भूमि के अंदर यहाँ के जुड़े जो युवा हैं उनके सपनों को लेकर के। महिला सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है। अंकिता भंडारी इतना बड़ा केस है जिस संवेदनशीलता के साथ ये सरकार काम कर रही है, तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम बात करेंगे, जनता के बीच में भी जाएंगे, उनकी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश भी करेंगे। तो ये थी डॉक्टर चयनिका उनियाल, जिनका कहना है कि राज्य के साथ साथ जो केंद्र के मुद्दे हैं उन्हें जन जन तक पहुँचाया जाएगा और साथ साथ जो आने वाले लोकसभा चुनाव हैं उसमें जो 5 लोकसभा सीटें हैं उसमें जीत अर्जित की जाएगी। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि खबर कर्णप्रयाग से है, जहां स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती पर भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। कर्णप्रयाग कर्ण मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य भुवन नौटियाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने अपनी यात्रा के दौरान नैनीताल से लौटते समय कर्णप्रयाग के कर्ण मंदिर में 18 दिनों तक तप और ध्यान करके किया था। इसका उल्लेख कवि कालिदास ने संस्कृत का गीतात्मक काव्य नाटक मेघदूत में किया है। उन्होंने सरकार से मांग की कि कर्णप्रयाग में स्वामी विवेकानंद के नाम पर पुस्तकालय और स्वामी जी की ध्यान मग्न प्रतिमा स्थापित की जाए। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती आज है और ये पहला अवसर है जब हम स्वामी जी की जयंती को उनकी तपस्थली कर्णशिला में इसको मना रहे हैं। आज से लगभग 130 साल पहले स्वामी जी ने इसी स्थान पर तपस्या की थी 18 दिन तक और उनको जो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, खासकर हिमालय क्षेत्र में, चाहे वो अल्मोड़ा का क्षेत्र हो, चाहे तपोवन का क्षेत्र हो, इधर देहरादून का क्षेत्र हो, इसमें कर्णप्रयाग का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको हम चाहेंगे कि हम कर्णप्रयाग के लोग इसको मिल के एक उपासना केंद्र, स्वामी विवेकानंद उपासना केंद्र के रूप में इसको विकसित करने के लिए सरकार से बात करें और यहाँ पर उनका एक भव्य उपासना का एक मूर्ति लगे और दूसरा यहाँ पर पुस्तकालय और दूसरे काम भी स्वामी जी के नाम से हों। ये अगली खबर मसूरी से है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती पर स्वामी विवेकानंद को याद किया। इस मौके पर मसूरी महात्मा योगेश्वर सरस्वती शिशु मंदिर के सभागार में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल से जनपद देहरादून और हरिद्वार की नगर निकायों के नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने बताया कि देहरादून और हरिद्वार नगर निकायों से हो रहे विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की गई।
अगली खबर देहरादून से है, जहां पुलिस मुख्यालय से आरक्षी राजेंद्र नाथ को दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एंकोकागुआ को फतह करने के लिए पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अभिनव कुमार ने पुलिस प्रतीक चिन्ह देकर रवाना किया गया। आरक्षी राजेंद्र नाथ गणतंत्र दिवस पर माउंट एंकोकागुआ को फतह करने की कोशिश करेंगे। आरक्षी राजेंद्र नाथ को सभी ने शुभकामनाएं दी और बताया कि पर्वतारोहण एक साहसिक खेल है। तो वहीं उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियरों ने अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। इसी कड़ी में आज उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन के बैनर तले तीनों निगमों के जेई अधिकारियों ने ईसी रोड स्थित यूपीसीएल कार्यालय में सत्याग्रह किया। संगठन ने सरकार को साफ तौर पर चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आने वाले समय में संगठन के सदस्य सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बाद विभागीय मोबाइल स्विच ऑफ करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष आनंद रावत ने कहा कि पिछले कई वर्षों से अक्सर अभियंता संवर्ग के सदस्य सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता के रिक्त पदों पर पदोन्नति की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। राज्य सरकार ने जो एस्मा लगाया है, बाकी जितने भी राज्य सरकार की गाइडलाइन है, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। ये हमारा सिर्फ 2 घंटे का एक सत्याग्रह है, क्योंकि कई वर्षों से जो निगम के साथ हमारी कई बार वार्ताएं भी हुई, प्रमोशन रुके हुए हैं। राज्य माननीय उच्च न्यायालय ने किसी प्रकार का कोई भी स्टे नहीं दे रखे हैं, उसके बावजूद भी प्रमोशन नहीं किए जा रहे हैं। यही से एक्शन के प्रमोशन रुके हुए हैं, यही से यही के प्रमोशन रुके हुए हैं। वो अन्य कई सारी जो डिमांड्स हैं, 18 सूत्रीय कार्यक्रम था जो हमने पूरी अपनी 18 मांगें थी वो प्रशासन के सामने, निगम प्रशासन के सामने रखी। निगम प्रशासन से कल हमारी वार्ता भी हुई, लेकिन उसमें कोई निर्णायक निर्णय नहीं निकल पाया, जिसके कारण मजबूरन हमें यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। तो वहीं उत्तराखंड राज्य के युवाओं ने बीते कुछ वक्त से अपनी खेल प्रतिभाओं का शानदार प्रदर्शन कर राज्य को गर्व महसूस करवाया है। राज्य की इन्हीं खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और युवाओं की प्रतिष्ठा निखारने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने लोहाघाट में बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज की घोषणा की थी। इसी के चलते राज्य के पहले बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए अब भूमि हस्तांतरण की काम को पूरा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही इस कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज की तरह ही इस बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज का भी निर्माण कराया जाएगा। तो वहीं हल्द्वानी में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह ने एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें जनपद के तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कई ऐसे अधिकारी हैं जो चुनाव से पहले ट्रांसफर हो रहे हैं। ऐसे में उनको चुनाव की जिम्मेदारियों से हटाया जाएगा और दूसरे अधिकारियों को चुनाव में किस तरह से ड्यूटी करनी है इसके बारे में बताया जाएगा। चुनाव के दौरान किस तरीके से अधिकारियों को निर्वाचन के नियमों को पूरा करना है, इसके निर्देश दे दिए गए हैं। लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर जो कर्मचारियों की ड्यूटीज इत्यादि लगाई जा रही है, उसके लिए विभिन्न टास्क के नोडल ऑफिसर्स की आज हम लोगों ने मीटिंग करी है। उसमें बहुत सारे कर्मचारी हमारे जिनके टास्क इत्यादि प्रस्तावित हैं इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस को लेकर, तो उनकी ड्यूटीज वगैरह लगाई जानी है। उनके स्थान पर अन्य लोगों को उसमें किया जाना है। साथ ही बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो विशेष दायित्व को निर्वहन कर चुके हैं, तो वो होमवर्क हम लोगों ने आज की मीटिंग में किया है। इसके बाद सभी अधिकारी अपने दिए गए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड सिविल सर्विस ऑफिसर्स वॉइस एसोसिएशन द्वारा संचालित गैर लाभकारी संस्था संजीवनी की ओर से हरिद्वार जिलाधिकारी की पत्नी सोनिया गर्ब्याल ने शीतलहर को देखते हुए निराश्रित और बेसहारा लोगों को कंबल बांटे। आपको बता दें कि संजीवनी बीते 2 दशकों से राज्य में महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हैं।
तो वहीं हल्द्वानी समेत पूरे जिले में कड़ाके की ठंड को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। हल्द्वानी स्थित कैंप ऑफिस में जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि जिले में 100 से अधिक जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। नगर निगम की और नगर पालिका क्षेत्र में इसको लेकर टीम भी लगाई गई है, जो लगातार ये देख रही है कि किन जगहों पर अलाव की जरूरत है। साथ ही रैन बसेरों को भी एक तरीके से ठीक कर दिया गया है। जरूरतमंद लोगों को रैन बसेरों में भेजा जा रहा है। अगली खबर मसूरी से है, जहां टैक्सी स्कूटियों के कारण हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन और परिवहन विभाग ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जिसको लेकर आज मसूरी में सभी टैक्सी स्कूटियों का सत्यापन किया गया। साथ ही स्कूटी में स्टिकर लगाए गए, जिससे कि अवैध रूप से चल रही स्कूटियों को चिन्हित किया जा सके। इस मौके पर मसूरी नगर पालिका परिसर में टैक्सी स्कूटियों को सत्यापन को लेकर शिविर लगाया गया। ARTO राजेंद्र के नेतृत्व में परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने सभी टैक्सी स्कूटियों के कागजों को बाकायदा चेक किया। तो वहीं 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर कई कांग्रेसी नेताओं को भी आमंत्रण पत्र दिया गया। लेकिन कई जगहों से कांग्रेस के नेताओं के बयान सामने आए हैं कि वह राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, जिसमें से एक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी हैं, जिसको लेकर भाजपा ने कांग्रेसियों पर हमला बोल दिया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ने कहा कि सनातन का विरोध करना कांग्रेस के DNA में है। जवाहर नेहरू के एक वाक्य का जिक्र करते हुए विपिन कैंथला ने कहा कि कांग्रेस ने अपने DNA साबित कर दिया है कि यह गांधी की पार्टी नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू की पार्टी है। तो वहीं अयोध्या राम की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण स्वीकार करने के बाद कांग्रेस पार्टी भाजपा और अन्य हिंदुत्ववादी संगठनों के निशाने पर आ गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार से भाजपा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने भी कांग्रेस की चुटकी ली और कहा कि प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करके बची खुची कांग्रेस खुद को पूरा खत्म करना चाहती है। देश के लोग कांग्रेस को जवाब दे रहे हैं और कांग्रेस पर ज्यादा टिप्पणी करना तो हम उचित नहीं समझते। आपको बता दें कि सांसद रमेश पोखरियाल निशंक आज हरिद्वार के रामकृष्ण मिशन अस्पताल में आयोजित युवा दिवस में भाग लेने पहुंचे थे। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर रामकृष्ण मिशन अस्पताल में युवा दिवस का आयोजन किया गया था। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पार्टी की चुटकी ली। लोग बच्चा वहाँ जाने को तैयार है, पूरे देश के कोने कोने से। जहाँ तक कांग्रेस की आपने बात की, उसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं। लोग ही जवाब दे रहे हैं उनको। अरे राम तो सबके हैं, आपके भी तो राम हैं। ये पूरी दुनिया, इंडोनेशिया मुसलमानों का सबसे बड़ा देश है दुनिया का। वहाँ हर गांव में, हर शहर में रामलीला खेली जाती है। वो अपना आदर्श पुरुष यदि किसी को मानते हैं तो राम को मानते हैं, राम की संस्कृति में पलते हैं। तो ये कांग्रेस तो मेरी समझ में नहीं आता कि क्या हो गया इनको। ये बच्चे खुश नहीं, वो ये कहते हैं हम बच्चे खुश हैं, हम ये भी खत्म होना चाहते हैं, ये कहते हैं वो, और कुछ नहीं कहते। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड राज्य के लिए सोशल मीडिया टीम की घोषणा कर दी है। उत्तराखंड कांग्रेस के IT और सोशल मीडिया प्रभारी विकास नेगी ने सूचना जारी कर यह जानकारी दी है कि जिला स्तरीय टीम की घोषणा कर दी गई है। जल्द ही विधानसभा से लेकर ब्लॉक स्तर तक की भी टीमें बनाई जाएंगी। अगली खबर भी देहरादून से ही है, जहां रेलवे सुरक्षा व्यवस्था समिति की पुलिस मुख्यालय में बैठक आयोजित हुई है। इस दौरान DGP अभिनव कुमार ने कहा कि ट्रेनों पर पत्थरबाजी के हॉटस्पॉट चिन्हित करें। इन स्थानों को लेकर CCTV कैमरे से कवर किया जाएगा। इसको पत्थरबाजी की घटनाओं पर रोक लगेगी और घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्रवाई जल्द से जल्द किया जा सकेगा। इस दौरान रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने को डॉग स्क्वाड की व्यवस्था करने को भी कहा गया। इमरजेंसी राष्ट्रीय हेल्पलाइन 112 का ट्रेनों के माध्यम से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि लोगों को राष्ट्रीय संपत्ति के नुकसान से संबंधित जानकारी देकर इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने में आसानी हो सके।
आज रेलवे सुरक्षा समिति की जो है एक सालाना बैठक होती है। तो इस साल की बैठक जो है वो पुलिस मुख्यालय में की गई, जिसमें हमारे यहाँ 2 सेक्टर जो है रेलवे के, एक नॉर्दर्न सेक्टर और नॉर्थ ईस्ट रेलवे सेक्टर। तो इस तरह जो ये हमारा देहरादून सेक्टर जो पूरा आता है, देहरादून, हरिद्वार, और ये जो सेक्टर आता है ये नॉर्दर्न रेलवे में आता है। और उस तरह जो काठगोदाम और जो टनकपुर वो जो सेक्टर आता है नॉर्थ ईस्ट रेलवे सेक्टर में आता है। तो दोनों जो है सेक्टर्स के जो है उच्च अधिकारी रेलवे के कल पुलिस मुख्यालय में हमने समन्वय बैठक करी, जिसमें सुरक्षा से रिलेटेड आरपीएफ के भी आए थे और एडमिन से रिलेटेड जो है वो उनके मंडल अधिकारी भी आए थे रेलवे से। तो उसमें जो हमारे कुछ नए जो अभी थाना चौकिया, नई रेलवे लाइन जो पर्वतीय क्षेत्र में जो हमारी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन जाएगी, तो यहाँ पर जो नए थाना चौकी बनने हैं, तो उसमें हमारे जो कुछ प्रपोजल्स पेंडिंग है रेलवे में, तो उसके हमने उनको स्पीड अप करने के लिए जो है उनसे रिक्वेस्ट करी है रेलवे अधिकारियों से। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने पार्टी में नए सदस्यों को जोड़ना शुरू कर दिया है, जिसमें बीजेपी का लक्ष्य अब ऐसे सभी दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल करना है जिनके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अभी 1200 लोगों की सूची उन्हें प्राप्त हो चुकी है जो पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों को छोड़कर वह बीजेपी में आना चाहते हैं। उन सभी के नाम पर विचार किया जा रहा है, सभी के रिकॉर्ड चेक किए जा रहे हैं और यह संख्या आने वाले दिनों में और भी बढ़ने जा रही है। हमारे सब पे हमारी टीम बैठ चुकी है, कुछ निर्णय हमने कर दिए हैं, लेकिन जिस दिन सदस्यता को उसी दिन नाम का खुलासा हम लोग करेंगे। अब विपक्ष के नेताओं पर हमारे नजर निगाहें नहीं है, विपक्ष के नेता हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनको हम स्वागत कर रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां शहीद स्मारक में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्ताव पारित किए गए। इसके तहत मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की टीम राज्य आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों और उत्तराखंड की महान विभूतियों के गांव जाकर उनके आंगन की मिट्टी को कलश में एकत्रित करके शहीद स्मारक लाएगी। जिस दिन मांगे पूरी होंगी उस दिन हरिद्वार गंगा में कलश विसर्जित किया जाएगा। इसके अलावा ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रचार प्रसार समिति और वित्त नियंत्रण कमेटी के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। संगठन को मजबूत करने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर कमेटियों का गठन करने पर सहमति बनी। इसके साथ ही 15 जनवरी को बागेश्वर के सरयू नदी में स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रवाहित किए जाएंगे। इसके साथ ही भू कानून की प्रतियां फाड़ी जाएंगी और इन्हें भी सरयू नदी में प्रवाहित किया जाएगा। इसके बाद 28 जनवरी को हल्द्वानी में एक विशाल मूल निवास स्वाभिमान महारैली करने का प्रस्ताव पारित किया गया। स्मारक में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की एक अहम बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्ताव पारित किए गए। मुख्य तौर पर यह प्रस्ताव पारित किया गया कि जो उत्तराखंड आंदोलन में शहीद हुए हैं या उत्तराखंड की जितनी भी महान विभूतियां हैं, संघर्ष समिति की टीम उनके गांव जाकर उनके आंगन की मिट्टी को कलश में भरकर शहीद स्मारक में लाएंगे। और जब हमारे ये मुख्य जो उद्देश्य है मूल निवास भू कानून की जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी, उसके बाद इस मिट्टी को हम हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित करेंगे, ये हमने तय किया है। इसके साथ ही साथ जो भी निर्णय लिया गया कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी इसमें बनाई जा रही है, इसके साथ ही साथ एक इसमें वित्त कमेटी का भी गठन किया जा रहा है, एक प्रचार प्रसार समिति भी इसमें बनाई जा रही है। देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।